और मैं बुलाता हूं अपने एक शानदार साथी डॉक्टर अनिल जी से, जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आप आएँ और अपना व्याख्यान दें। हो सकता है मुझसे कुछ थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया हो मैंने, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर वो नेचुरल भावना आई जाती है। मेरा टाइम कितना है जी? 20-25 मिनट कर लेना, आप देखेंगे जैसे। नहीं, मैं इतना नहीं बोलूँगा, यशवीर जी ने बोल दिया और टाइम बहुत हो गया है तो समय कम लूँगा। ठीक है सर। सभी को नमस्कार। अब इतने ओजस्वी भाषण के बाद तो कुछ कहने का मन है नहीं यशवीर जी। आपने सारी बातें पथिक जी के बारे में बताई दी। मुझे ये निर्देश हुआ है कि मैं थोड़े बिरादरी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे बात करूं और पथिक जी के जीवन के बारे में, और आपको हमारे मित्र डॉक्टर राकेश राणा जी बताएंगे जो उनके समाजशास्त्रीय पहलुओं पे बात करेंगे। मेरा परिचय थोड़ा सा उन्होंने दे दिया है। कई लोगों ने मुझसे यहाँ पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं जेएनयू में, तो मैं अपने विषय के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा स्पष्टता हो जाए, क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं तो उसका कंटेक्स्ट अगर हमारे ध्यान में रहता है तो समझने में आसानी होती है। 1930 से 40 के बीच, 1937 से 38 में एक किताब आई, अंग्रेज़ लेखक थे W.W. टार्न। किताब का नाम है ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया। वो अंग्रेज़ थे और ये वो समय था जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारत का इतिहास खोज के लिखा जा रहा था। तो ये जो खोज शब्द है ये बहुत पॉपुलर था उन दिनों, क्योंकि सबकी खोज हो रही थी। कोलंबस अमेरिका की खोज कर रहा था, वास्को डी गामा भारत की खोज कर रहा था। वो देश जहाँ संस्कृतियाँ और सिविलाइजेशंस पल रहे थे हज़ारों साल से, उनकी खोज हो रही थी। तो ये खोजने वाले जो थे अंग्रेज़ थे, और वो उनका जो भी ज्ञान था अंग्रेज़ों का, जो बेसिकली 12वीं-13वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज एक स्टडी सर्कल्स के तौर पे शुरू हुए 12वीं शताब्दी में। 7-8 लोगों ने मिलकर ऑक्सफोर्ड बनाया, कैम्ब्रिज बनाया, और 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। हमें पता है कि पुनर्जागरण बेसिकली क्या है कि ग्रीक और लैटिन टेक्स्ट की खोज, आम जनता का उन तक पहुंचना, और उसके बाद यूरोप में कई तरह की क्रांतियां हुई, जिसमें स्वतंत्रता के लिए फ्रांस की क्रांति भी है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है, और एम्पायर बिल्डिंग शुरू हुई बहुत तेज़ी से। और हमें पता है कि कैसे वेस्टर्न यूरोप के 3-4 बड़े देश कॉलोनियल एम्पायर बनाने में सफल हुए, और अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा एम्पायर था। तो अंग्रेज़ों की जो ट्रेनिंग थी वो बेसिकली क्लासिकल टेक्स्ट के माध्यम से थी, ग्रीक और लैटिन के माध्यम से थी। और जो लोग सिविल सर्विसेज में हैं उन्हें पता होगा कि इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ामिनेशन में कोई 2/3 जो सिलेबस था वो ग्रीक और लैटिन से आता था। 1930s-40s तक मेरे ख्याल से अगर 1200 नंबर का टोटल पेपर होता था तो 700 नंबर रिजर्व थे ग्रीक लैटिन के लिए, यूरोपियन, जो भी यूरोपियंस इंडियन सिविल सर्विसेज में जाते थे उनके लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था, और टार ने किताब लिखी ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया, और उन्होंने उसमें एक ऐसा व्यू पॉइंट लिया जिसमें जस्टिफिकेशन था कोलोनाइजेशन का। अंग्रेज़ दुनिया में जो काम कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन था, और पूरे इतिहास को उन्होंने यूरोसेंट्रिक दृष्टि से देखा। उसके बाद ये चर्चा में रही, पूरी दुनिया में बहुत फेमस किताब है, बहुत चर्चा में रही। लेकिन 1960 में एक इंडियन स्टूडेंट हिस्ट्री के, जो बाद में प्रोफेसर A.K. नारायण के नाम से मशहूर हुए, BHU के थे, और विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में रिसर्च करने के लिए गए, और उन्होंने इस किताब की एंटीथीसिस लिखी। किताब का नाम था इंडो ग्रीक्स। अभी उसका रिवाइड वर्जन भी आ गया है, इंडो ग्रीक्स। तो ग्रीक्स इन इंडिया एंड इंडो ग्रीक्स, है ना। उन्होंने इंडोसेंट्रिक व्यू से हिस्ट्री को लिखे जाने की बात कही। उन्होंने भारतीयता पक्ष उभारने की बात की, भारत की दृष्टि से इतिहास को समझने और देखने की बात की। और उनकी डिबेट उसके बाद स्कॉलरली वर्ल्ड में बहुत डिबेट हुई इंडोसेंट्रिक और यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री की, वेदर हिस्ट्री शुड बी अंडरस्टूड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और इट शुड बी न्यूट्रल। ये डिबेट एकेडमिक वर्ल्ड में हुई। नारायण साहब ने अपना पक्ष रखा,
और लेकिन वेस्ट ने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया कि वो नहीं समझ सकते क्योंकि उनको ग्रीक और लैटिन नहीं आती थी। ये एक बड़ा चैलेंज था इंडियन हिस्ट्री के लिए कि हमारी इंडिया में एक तो ये सब्जेक्ट अंग्रेज़ों ने कभी कहीं नहीं पढ़ाया, उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, उन्होंने भारत को इस लायक ही नहीं समझा कि ये ज्ञान की भाषा के लायक हैं। लगभग ये वैसा ही है जैसे एक बहुत लंबे समय तक संस्कृत आम लोग नहीं पढ़ सकते थे, वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए रिजर्व थी और कुछ लेवल तक क्षत्रिय पढ़ सकते थे, वैश्य और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, ऐसा था। वैसे ही ग्रीक और लैटिन चूँकि ज्ञान की भाषा थी तो यूरोपियन कॉलोनियल मास्टर्स ने भारत की जनता को पढ़ने लायक नहीं समझा और उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी की चर्चा की। तो भारत या एशिया के देशों में ग्रीक और लैटिन बिल्कुल गायब, जहाँ भी कॉलोनी रही बिल्कुल गायब है, जबकि यूरोप में आप ग्रीक और लैटिन बिना पढ़े लिखे नहीं कहलाए जा सकते। तो भारतीय इतिहासकारों का ये डर था। उसमें 3 बड़े प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ए.के. नारायण, प्रोफेसर दयानंद त्रिपाठी और मेरे टीचर प्रोफेसर यूपी अरोड़ा। उन तीनों ने मिलके कुछ तय किया और ये कहा कि किसी एक स्कॉलर को तैयार करना चाहिए जो ग्रीस जाए, ग्रीक पढ़े, ग्रीक समझे, उनके पर्सपेक्टिव को समझे, उसके बाद इंडियन पर्सपेक्टिव से उस पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करे। अब आप पूरे देखिए, पूरे साउथ एशिया में कहीं कोई ये सब्जेक्ट नहीं था और मैं MBA करके मेरठ यूनिवर्सिटी से, जहाँ हमारी मित्रता हुई राकेश राणा जी से, उसके बाद जो है उन्होंने PhD में अपनी कर रहा था कंपैरेटिव कल्चर्स इंडिया एंड ग्रीस के ऊपर। तो मुझे चुना गया और मुझे ग्रीस भेजा गया और मैं बहुत चिंतित था कि मेरे कैरियर का क्या होगा, क्योंकि कोई पोजीशन नहीं थी, कोई डिपार्टमेंट नहीं था, कहाँ मेरा अपॉइंटमेंट होगा। तो एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क लेकर मैं, चूँकि इतने बड़े लोगों ने कहा था, तो मैं गया और मैं 2 साल वहाँ अध्ययन किया। और फिर जब मैं वापस आया तो JNU में ग्रीक चेयर है जो गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस ने एस्टेब्लिश की है, एंडाउमेंट फंड देके। जब वो एस्टेब्लिश की थी तो $100,000 देकर भारत सरकार की तरफ से मैं वहाँ पहला भारत के इतिहास में ग्रीक स्टडीज़ का असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हुआ। तो अब मैं इस परिप्रेक्ष्य से इतिहास को देखता हूँ कि सांस्कृतिक रूप से दुनिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है और बांटा गया है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ तो बर्फ़ है, पोल है। ईस्ट और वेस्ट सभ्यताओं और संस्कृतियों के तौर पे पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। ईस्टर्न वर्ल्ड में मैं पैदा हुआ, पढ़ रहा हूँ, और भारत का प्रभाव, 2 ही टीचर्स का प्रभाव है पूरी ईस्टर्न वैल्यू सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में, गौतम बुद्ध का और कन्फ्यूशियस का। इन दोनों टीचर्स ने जो बुद्धिज़्म में और कन्फ्यूशियनिज्म में पढ़ाया लिखाया, उसी ने ईस्टर्न स्कॉलरली वर्ल्ड व्यू बनाया। और आज का अगर ईस्टर्न वर्ल्ड में कोई वैल्यू सिस्टम जिसके जो न्यूक्लियाई है वो इन्हीं 2 टीचर्स की टीचिंग्स है। आपको बुद्धिज़्म के डिफरेंट फॉर्म मिलेंगे, यहाँ से जापान तक आप जाइए, किसी भी देश में जाइए, बुद्धिज़्म का कोई ना कोई फॉर्म या कन्फ्यूशियस का कोई ना कोई फॉर्म या कन्फ्यूशियस के स्टूडेंट्स के द्वारा एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। तो भारत में होने के नाते ईस्टर्न वर्ल्ड को मैं जीता हूँ, हम सब जीते हैं। और यदि आप ग्रीस को नहीं समझते, ग्रीक थॉट को नहीं समझते, ग्रीक भाषा को नहीं समझते, तो आप आधी दुनिया को नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही वेस्ट के लिए हैं, अगर वो संस्कृत को नहीं समझते तो ईस्टर्न वर्ल्ड को, या कन्फ्यूशियस को नहीं समझते तो ईस्टर्न वर्ल्ड को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो आधा अधूरा समझ है, इसको पूरा करने के लिए मुझे चुना गया और जो सब्जेक्ट दिया गया वो ग्रीक स्टडीज़ था। तो मेरा सब्जेक्ट ये स्टडी का है। ये मैं कंटेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। इतिहास का विद्यार्थी हूँ मूल था, और अभी मैं एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रीक स्टडीज़ में। पिछले साल हम लोगों ने PhD प्रोग्राम शुरू किया ग्रीक स्टडीज़ में, जो एशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में पहला प्रोग्राम है PhD लेवल पे, सर्टिफिकेट लेवल पे होते हैं। तो एक गुजर दुनिया को ये बताएगा अब कि सही इतिहास क्या है। तो हमारे सबके लिए, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए पर्सनल लेवल पे और हम सब के लिए कम्युनिटी के लेवल पे ये एक गौरव की बात है। अब गुजर को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि जितना आपके साथ साझा कर पाऊँ करूंगा, क्योंकि इतिहास पे इधर बहुत बात हो रही है, गुजरों के इतिहास पे। गुजरों का इतिहास भी खोजा जा रहा है, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत का इतिहास खोजा। तो इतिहास जब हम खोजते हैं, इतिहास पढ़ना, कोई भी इतिहास पढ़ के समझ ले ऐसा नहीं हो सकता।
इतिहास एक साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक मेथड है इतिहास पढ़ने का और समझने का। यदि आपने करीब 24 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 23-24, उनको अगर गहनता से आपने नहीं पढ़ा है तो आप इतिहास को आधा अधूरा समझेंगे या गलत समझेंगे। अब अगर मैं लिस्ट आपको समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं कुछ नाम ले देता हूं। जैसे आर्कियोलॉजी है, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप इतिहास नहीं समझ सकते। न्यूमिस्मेटिक्स है, मुद्रा शास्त्र, अगर आप ये नहीं समझते तो आप नहीं समझ सकते। पैलियोबॉटनी है, नहीं समझ सकते। फिलॉसफी है, नहीं समझ सकते। अगर इस तरह से 23 से 24 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ये आपको जैसे किसी भाषा को पढ़ने के लिए ABCD समझनी पड़ती है, वैसे ही इतिहास को समझने के लिए ये 24 सब्जेक्ट समझने पड़ते हैं, तब जाके आपको इतिहास की समझ पैदा होती है कि वो पढ़ा कैसा जाए। पढ़ने की बात तो बाद में है, पढ़ा कैसे जाए ये पढ़ने के लिए आपको ये 23-24 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद इतिहास पढ़ने की समझ पैदा होती है, उसके बाद उसको समझकर एक्सप्लेन करने की क्षमता पैदा होती है। तो आप जो आज व्हाट्सएप पे और कहीं भी इतिहास पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ठीक है, आपकी जो भी ट्रेनिंग है आप उसके परिप्रेक्ष्य में उसको देखें, लेकिन मंतव्य बनाकर उसको ऑथेंटिक इतिहास के तौर पे तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि जब तक आप जो इतिहास में ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं और इतिहास जिनका पेशा है, उनसे अगर बात नहीं कर लेते, चीज़ों को समझ नहीं लेते, तब तक इतिहास शायद सही तरीके से नहीं समझा जा सकेगा। जैसे वकीली बेहतर कर सकते हैं, डॉक्टर सर्जन सर्जरी कर सकता है, वैसे ही इतिहासकार जो इतिहास में ट्रेंड है वही इतिहास को समझ बेहतर सकता है। तो ये व्हाट्सएप और पे जो आजकल इतिहास के बड़े लंबे लंबे डिस्कशंस चल रहे हैं, इन पे अपना कोई मंतव्य या जजमेंट मत बनाइए, ये ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। वैसे तो हम सब स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात कहने के लिए, लेकिन मेरा निवेदन है इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते। अब बात कर लेते हैं गुजरों की। ग्रीक्स अलेक्जेंडर के साथ यहाँ आ गए थे और अलेक्जेंडर के जाने के बाद करीब 200 साल तक नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया जो है, जो आज का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और बैक्टीरिया अफ़गानिस्तान से थोड़ा ऊपर का क्षेत्र, उसमें ग्रीक रूल था। वहाँ ग्रीक कॉमन लैंग्वेज थी। हमें पता है कि अशोक के अभिलेख वहाँ मिले हैं और वो ग्रीक भाषा में थे। कोई भी राजा अपना अभिलेख किसी भाषा में लिखता है, इसका मतलब ये है कि वो वहाँ की पब्लिक को संदेश देना चाहता है, और अगर पब्लिक को वो भाषा नहीं आती तो वो संदेश नहीं देगा। तो ग्रीक वॉज ए लिंगुआ फ्रैंका ऑफ दैट प्लेस। और 22 राजाओं के नाम हमें मिलते हैं जिन्होंने वहाँ शासन किया, ग्रीक लोगों ने। ग्रीक शासन था, मजबूत शासन था सेल्यूसिड एम्पायर का। और जो भारत था वो पाटलिपुत्र से शासित होता था, हम सबको पता है पटना के बारे में, और कहीं झेलम व्यास नदी के आसपास बाउंड्रीज थी। तो एक तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो बाउंड्रीज चेंज होती रही हैं उन पे ध्यान देते हुए हमें इतिहास को देखना होगा। तो ये जो शासन था बैक्ट्रिया से लेके, ये ग्रीक लोगों का शासन था। अब ये ग्रीक लोगों के शासन को रिमूव जिसने किया, जिन्होंने हटाया और अपना शासन स्थापित किया, वो कुषाण लोग थे, जो हमारे कसाणा गोत्र है। अब इस पर बड़ा डिबेट है कि कसाणा कुषाण थे या नहीं थे। गुजरों के अलावा जिन्होंने भी इतिहास पे अध्ययन किया है, खासतौर से अंग्रेजों ने, इंडोलॉजी जर्मन्स ने और ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उन्होंने बहुत ऑथेंटिक स्टडी की है, उन सब ने कुषाणों को कसाणा लिखा है। और अगर कसाणा या कुषाण राज्य पूरी दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो वो एक दिन में या 10 दिन में या 10 साल में गायब नहीं हो गया। वो लोग यहाँ थे, उनके लोग यहाँ थे, है ना। तो मेरा मानना ये है कि गुजरों का जो पहली डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई इस देश में, वो कसाणाओं की थी, कुषाण थे। कुषाण कसाणा ही हैं, और इसके अलावा उनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, सबूत हैं, राय हैं, मशवरे हैं, आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, सब यही बताती है, एपिग्राफी, कि कुषाण ही कसाणा है। तो आपका सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट साम्राज्य स्थापित हुआ गुजरों का, वो कुषाण साम्राज्य था। दूसरा जो बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ वो हूण साम्राज्य था। मिहिर कुल और तोरमान जिनके राजा थे, ये भी लगभग इसी क्षेत्र से आते थे, सेंट्रल एशिया और वो बैक्ट्रिया की साइड से। और जो है, मैं ही नहीं बल्कि जो जनरल डिस्कोर्स है वो ये है कि आज की तारीख में अगर आप हूण गोत्र जो
पाएंगे तो गुजरों के अलावा किसी और कास्ट में हूण गोत्र नहीं पाया जाता। अगर मिलता हो तो मुझे बताइएगा। जो भी हूण है वो गुजर है, निश्चित तौर पे गुजर है, इसमें कोई भी सेकंड थॉट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ना मानने को तो आप कुछ मत मानिए, कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर में भगवान है, ना मानो तो पत्थर है, वो वाली बात है। अगर आप ना माने तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये भी तथ्य है कि आपकी दूसरी बड़ी डायनेस्टी गुजरों की, जो कि राज परिवार था, वो हूण है। और तीसरी बड़ी डायनेस्टी थी प्रतिहार वंश। तो तीन बड़ी प्रतिहार के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सभी जानते हैं। वो तो मिहिर भोज, तो मिहिर कुल हूण, मिहिर भोज और कनिष्क, ये तीन आपकी डायनेस्टी के बड़े सिंबल्स हैं। तो आपकी हिस्ट्री जो है करीब 1200 साल की हिस्ट्री है, और जो पृथ्वीराज चौहान तक जाती है। पृथ्वीराज चौहान का भी ये एस्टेब्लिशमेंट हो गया है कि वो गुर्जरी थे, क्योंकि उनके दादा गुर्जर थे, उनके अभिलेखों में लिखा है। तो जिसका दादा गुजर है वो अपने आप को वो गुजर नहीं होगा, ऐसा मानना थोड़ा किसी भी लॉजिक से समझ में नहीं आता। चूँकि इस पर भी बहस बहुत है कि वो तो राजपूत थे जी, और ये थे जी, और वो थे जी, बहुत बहस है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गुजरों को अगर देखने की बात हो तो इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते मैं आपको निश्चित तौर पे मेरा ये मत है कि आपका इतिहास 2nd सेंचुरी AD से बहुत गौरवमय तरीके से शुरू होता है और 1200 AD तक जाता है। मतलब 1000 साल गुर्जरों का देश था ये, और किसी जगह को गुर्जर देश ऐसे ही नहीं कहा गया। जिसने कहा वो ब्राह्मण था या कायस्थ था। प्रोफेसर KM मुंशी जी ने लिखी किताब गुर्जर देश। मैं बस ख़त्म करूंगा, मुझे पता है भारत जी जब मूवमेंट कर रहे हैं तो समय हो गया। नहीं मैं नहीं बोलता सर कुछ भी। तो KM मुंशी ने लिखा ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश, ठीक है। गुर्जर देश था ये जगह, और गुर्जर देश से ही कट के राजपूताना बना। काटने वाले कौन थे आप सबको पता है। तो इतिहास में जाइए तो अपने गौरव को ध्यान करिए। आप लोग बहुत गौरवशाली लोग हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग राजा लोग बैठे हुए हैं। बैसला शब्द ग्रीक शब्द है, बैसिलियोस उससे बना है। बैसला गोत्री पूरा राजा है, हर कोई राजा है उसमें, बैसिलियोस अगर देखा जाए तो लिंग्विस्टिक्स से। तो खैर अब चूँकि इशारा हो चुका है स्टेज छोड़ने का, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि मास्टर हूँ, JNU में हूँ, तो हमारे 2-3 घंटे के लेक्चर हमें पता चलते नहीं हैं। स्टूडेंट्स हमारे 3-3 घंटे आसानी से क्लास में बैठते हैं, तो वो आदत ख़राब है। कभी और मौका मिलेगा तो विस्तार में बात करूँगा। पथिक जी को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब आए। JNU में अगर आप गूगल करेंगे तो मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर सब आ जाता है। अनिल कुमार सिंह, ग्रीक स्टडीज़, JNU गूगल करिएगा। मैं आपके हमेशा संपर्क में हूँ। जब भी किसी को भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड हो या कुछ और हो, किसी के बच्चे अगर उधर दिल्ली पढ़ने आना चाहते हैं या उस तरह की बात है, तो मैं हूँ, राकेश राणा जी हैं, यशवीर जी हैं, हम तीनों ही लोग हमेशा आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इस बात के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।